हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, नमस्कार। एक बार मैं आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार पर एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, जो है आज हम आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप सभी को आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे लिया है और मैं आशा करता हूं कि आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई भी आप चालू कर दिए होंगे। तो देखिए सेकंड सेमेस्टर के दौरान हमें क्या क्या करना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और हम कैसे पढ़ाई करें कि आने वाला जो हमारा नवंबर दिसंबर में, मान के लिए अक्टूबर के बाद ही, अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के सेकंड फर्स्ट वीक के बीच में एग्ज़ाम पढ़ सकता है सेकंड सेमेस्टर का। तो उसके बीच में हमारी क्या रणनीति होगी, कैसे हम पढ़ाई करें। कुछ लोग देखिए, अभी आप लोग में से कुछ लोग बुक्स ले लिए होंगे, कुछ लोग बुक्स नहीं लिए होंगे, तो बुक्स ले लें सारे लोग। तो देखिए सारे लोगों का पेपर देखिए अच्छा गया कि नहीं अच्छा गया, इसके बारे में अब ना सोचते हुए हमें इस पे फोकस करना है कि जो हमारा अगला एग्ज़ाम आने वाला है, जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, या जो सेकंड सेमेस्टर के बाद हम यूपी टेट सीटेट दे रहे होंगे, उसके विषय में क्या हम सोच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए सेकंड सेमेस्टर के जब अगर आप आ गए हैं सेकंड सेमेस्टर में, आप अपने आप को मान के चलें कि आप पहुंच चुके हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो है सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को देख लें। सिलेबस में कितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है और कितना हमें पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए ना हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, ना ही हमें कम पढ़ना है, हमें इतना पढ़ना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन आए वो आसानी से हम कर ले जाएं। तो मेरा मानना है कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई आपकी चालू हो गई, तो आप सारे लोग प्रॉपर बुक खरीद लें। कुछ सब्जेक्ट देखिए मैंने यूट्यूब पे पढ़ाने चालू कर दिए, आप वहाँ से कुछ पढ़िए। कुछ आप अदर्स चैनल्स जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वहाँ से पढ़िए। कुछ ज़्यादा समय अपने बुक को दीजिए। आप देखिए बुक को ज़्यादा समय देंगे तो आपका जो भी डाउट्स रहेगा वो अपने आप से क्लियर हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट है जिसमें लगता है आप वीक हैं, उसको आप मेरे चैनल के माध्यम से, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और चैनल्स है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, वहाँ से पढ़ें और चीज़ों को यहीं पे क्लियर करते चलें। मैंने आपसे देखिए बार बार यही कहा है कि जो है आप चीज़ों को यहीं पे क्लियर करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं क्लियर करते हैं तो आगे सीटेट या यूपी टेट कुछ भी देंगे, आप सुपर टेट देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो हमें क्लियर यही करना है कि हम यहाँ पे ही चीज़ें क्लियर करते जाएं, आगे जब भी हम कोई भी पेपर दें तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। देखिए होता क्या है कि जैसे आप एक एग्जांपल बेसिक अपनी लाइफ से लीजिए कि जैसे सपोज करिए कोई एक बीमार आदमी है और उसे बीमारी एक अच्छी लेवल तक उसकी पहुंच गई है, उसे नहीं पता चला, तो अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे दवा देता है, बोलता है कि आप इसे सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम खाइए। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा बीमार हुआ है, थोड़ी सी अस्वस्थ है, तो वो व्यक्ति एक टाइम भी दवा लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो मतलब यहाँ इसका बनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर जिस सब्जेक्ट में आप जितना कमज़ोर हैं, उस सब्जेक्ट को उतना अधिक आपको पढ़ना होगा, उतना अधिक आपको फोकस करना होगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई हमारा भावी अध्यापक या अध्यापिका मैथ में कमज़ोर है, तो मैथ उसे सुबह भी लेनी है, दोपहर को भी लेनी है और शाम को भी पढ़नी है। मतलब मैथ को तीनों टाइम उसे देना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, तो बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए जो सब्जेक्ट आपके जितना भी कमज़ोर हो, आप उस पर उतना फोकस करें और उसको उतना ही ज़्यादा टाइम दें। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप जैसे एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा, जैसे आप कोई एक जानवर ही ले लीजिए, जो जानवर जैसे कि बोल तो पाते नहीं लेकिन समझदार बहुत होते, कुत्ता ही ले लीजिए आप एग्जाम्पल में। तो आप अगर एक कुत्ते को पालते हैं और कुत्ते को जितना अधिक टाइम देंगे, घर का जो कोई भी सदस्य हो, चाहे आप हों, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हों, चाहे आपका भाई बहन, कोई भी हो, जो जितना टाइम उस कुत्ते को देगा, कुत्ते से लगाव उसका उतना ज़्यादा रहेगा। यानी कुत्ता वो उसको उतना ज़्यादा पहचानेगा, उसको उतना ज़्यादा मानेगा। उसी प्रकार जिस सब्जेक्ट को हम जितना ज़्यादा देंगे टाइम, जितना फोकस करेंगे, जितना समय देंगे, वो सब्जेक्ट हमारा उतना ही मजबूत होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कहलाएगा। अब हमने देखा मैं मतलब जहाँ पढ़ता हूँ, मैंने देखा है कि कुछ लोग हमारे जो भावी अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं जो मैथ से डरते हैं। तो देखिए मैथ अगर आपको कमज़ोर है, वीक है, आपने मैथ हो सकता है 8वीं के बाद नहीं पढ़ा या अत्यंत से ही छोड़ दिया है, तो इसमें यही आपके लिए मतलब उचित है कि आप जो है मैथ को ज़्यादा समय दें। किसी भी चैनल के माध्यम से, अपने जो क्लासमेट्स के माध्यम से, अपने टीचर्स के माध्यम से, चाहे जहाँ से मतलब जिस भी तरीके से आपको समझ में है वहाँ से आप पढ़ें। देखिए आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पे ही हज़ारों लोग हैं जो कॉन्सेप्ट्स को बता रहे हैं, समझा रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो वहाँ से आप पढ़ें, समझें,
चीज़ों को जान लें। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, जब एक बार समय निकलेगा, आप सोच रहे होंगे कि हम भविष्य में कोचिंग कर लेंगे या यूपी टेट सी टेट तब देंगे तो कोचिंग कर लेंगे, तो देखिए इतना समय नहीं होता है। और ना ही कोचिंग के बाद, मैंने एक बार पहले भी अपने पिछले वीडियोज़ में समझाया था कि देखिए कोचिंगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि छोटे छोटे डाउट्स जो आपको क्लियर करने हैं वो अपने क्लासमेट्स के द्वारा साथ, या जो यूट्यूब पे छोटे छोटे लोग जो वीडियो बनाते हैं, जो बहुत बड़े मतलब छोटे स्तर से उठ के अच्छे टीचर्स में गिने जाते हैं, उनके माध्यम से आप जो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। देखिए कमज़ोर सब्जेक्ट आपका है तो समय आपको तो देना ही पड़ेगा, और अभी से समय ले लें। देखिए क्योंकि देखिए होता क्या है कि अभी आपका सिलेबस इतना मतलब प्रेशर वाला भी नहीं है, सिलेबस का स्तर बहुत मतलब नीचे भी नहीं कर सकते, मॉडरेट टाइप का है, तो आप समय दे सकते हैं। और ऊपर से अभी एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर में होगा, तो आपके पास समय है। आप जो है पिछले सेमेस्टर का भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवीजन करते रहें, और जो नए सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर का वो मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस पर फोकस करें, आप उसको पढ़ें, आप उसको समझें, और अपने क्लासमेट्स के माध्यम से, अपने शिक्षकगण के माध्यम से चाहे जैसे उसको समझें, कोशिश करें आपको समझ में आ जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए अब आगे की आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है, क्योंकि सीटेट और क्योंकि देखिए आप अध्यापक ही बनने वाले हैं, तो अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट और टेट में भी क्या पूछा जाता है, या सुपर टेट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैथ का लेवल क्या होता है, साइंस का लेवल क्या होता है, या अन्य सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे उनके क्या लेवल्स हैं, तो उसे भी हमें समझना होगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा आप जो है सीटेट के या टेट के जिसका भी अभी आप प्रिपेयर करना चाहें, या दोनों बुकें ले लें और उसके पेपर्स को भी देखते रहें, तो आपको ये पता चलेगा जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी साथ साथ में ही पढ़ सकते हैं, उसको उसी साथ साथ ही मतलब कंप्लीट करते चलें। तो आप जब फाइनल ईयर्स में जैसे ही पास आउट होंगे और आप निकलेंगे तो एक अच्छे अध्यापक आप आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास सीटेट भी आप पास आउट होंगे, और जो है आप यूपी टेट भी पास आउट होंगे, सुपर टेट आपको देना होगा। तो मेरे कहने का कुल मिला जुला का मतलब ये है कि आप जो है इतना मेहनत करिए। आप सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो आप सेकंड सेमेस्टर में हैं उसके सिलेबस को आप प्रॉपर डाउनलोड कर लें, प्रॉपर कहीं से अपने जो कॉपी आपने बनाया है, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उस कॉपी के आगे अपना सिलेबस लिख लें। आप सिलेबस को बराबर देखते रहें, सिलेबस के हिसाब से ही बुक से पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब पढ़ रहे हो तो क्या सब्जेक्ट्स आपका कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दें, और साथ साथ रिवीजन भी करें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ के आगे बढ़ जाएं और पीछे का भूल जाए, फिर आपको लास्ट टाइम में समझ नहीं आया, अरे ये तो मैं पढ़ा था, ये तो मुझे समझ नहीं आया, ये क्या है कैसे है। तो आप प्रॉपर समय रिवीजन का भी दें और चीज़ों को समझें, चीज़ों को पढ़ें, इसके बाद जो है आगे बढ़ें। देखिए दूसरी चीज़ मैंने वही बताया ना कि जिस सब्जेक्ट को जितना समय आप देंगे वो सब्जेक्ट आपका उतना स्ट्रांग होता जाएगा, चाहे जो XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो। और क्योंकि देखिए मैथ का मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ कि मैंने देखा है जो हमारे भावी अध्यापक, जो हमारे सहपाठी हैं, वो मैथ से काफ़ी डरते हैं, तो इसलिए मैं मैथ का बार बार जिक्र करता हूँ। और मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट्स रिवीजन मांगते हैं, और मैथ तो प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि मैथ के अगर आप एक तरीके के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कभी भी आएगा थोड़ा सा भविष्य में 4 महीने बाद, 5 महीने बाद तो आप लगा ले जाओगे। तो मैथ तो प्रैक्टिस मांगती है। ऐसे सभी सब्जेक्ट्स जो है रिवीजन मांगते हैं, तो सभी सब्जेक्ट का आप प्रॉपर रिवीजन करें, प्रॉपर उस पर मतलब फोकस करके पढ़ाई करें, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए समय निकलता जा रहा है। देखिए जो हमारे अभी आप देख रहे होंगे कि 2017, 18, 19 और 20 में तो DLED हुआ नहीं, तो 3 साल के हमारे जो भावी अध्यापक हैं बैठे हुए हैं, रोज़ धरना देते हैं, कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि वैकेंसीज़ को निकाली जाए। लेकिन आप जानते हो कि सरकार की जो रणनीति है कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना की तरह हो गई है। जब कोई चुनाव आता है तभी वो जो है अपने फॉर्म्स को लाती हैं या अपने किसी भी फॉर्म्स को निकालती हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे देखिए अभी 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव आने वाला है, मान चलिए 2022 चल रहा है और 2024 जल्द ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, समय इतना तेज़ी से निकलता है। तो जब 2024 में कहीं तब तक आपका जो है DLED कंप्लीट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप जो है अध्यापक बनने के लिए तब तक परिपक्व हो चुके होंगे। तो क्यों ना हम इधर ही इतना मेहनत कर लें कि जैसे हम पास आउट हों और वैकेंसीज़ आएँ 2024 में, तो तुरंत हम उसको क्वालिफाई करके और एक अच्छे अध्यापक बन जाएँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो कुल मिला जुला के मैं आपसे इसीलिए रूबरू होने आया था कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं, आपको थोड़ी सी अपनी रणनीति आपको बताऊं, आप कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। देखिए मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि मोटिवेट
रखने का खुद का तरीका होता है। देखिए किसी की वीडियोस या हमारे माध्यम से या संदीप माहेश्वरी या कोई भी जो भी मोटिवेटर है उसको सुन के आप कुछ क्षण तक ही मोटिवेट हो सकते हैं। आपको मोटिवेशन अपने अंदर से लानी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि आप पढ़ने आए हो तो किस लिए पढ़ने आए हो, क्यों पढ़ने आए हो। अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो अपने अंदर से जब आप मोटिवेशन लाओगे ना तो बाहर से किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके अंदर खुद मोटिवेशन रहेगा और वो मोटिवेशन लंबे समय तक रहता है। और कुछ भी पढ़ रहे हो आप उसमें इंटरेस्ट, जैसे आपने पढ़ा था पिछले शिक्षण अधिगम में पढ़ा था क्रियाशीलता का सिद्धांत, इंटरेस्ट का सिद्धांत, पेड़ा का सिद्धांत, तो वो चीज़ अपने अंदर, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो पहले अपने अंदर उसको लाओ। क्योंकि इंटरेस्ट, देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करते हो तभी तो आप बच्चे को बताओगे, क्योंकि आपके अंदर खुद नहीं इंटरेस्ट हो रहा, आप अभी पढ़ नहीं पा रहे हो तो बच्चे को आगे क्या इंटरेस्ट के बारे में सिखाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करिए, अपने अंदर खुद मोटिवेशन लाइए, ना किसी की वीडियो से मोटिवेशन होने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप देखिए किसी की वीडियो से, मैंने कहा ना, वो क्षणिक मोटिवेशन है, आएगा तो लेकिन 2-3 दिन अधिकतम रहेगा, इसके बाद फिर मोटिवेशन चला जाएगा, फिर आप जो काम करते थे बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर खुद से मोटिवेशन लाइए। आप सोचिए कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और इतना अगर समय आप दे रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से समय दें। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छा चीज़ें देखें और अपने आप को हमेशा बिजी रखिए। देखिए कहा गया ना, खाली जो इंसान दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग शैतान का घर कब होगा, जब आपके पास समय एक्स्ट्रा बचा हुआ है, आप व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने पे और फेसबुक चलाने में समय को जायज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे तमाम ऐसी वीडियोस पड़ी हुई जिसमें आपको ऐसे स्लाइड करते करते जाएंगे, आपको समय भी नहीं पता चलेगा कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा कैसे निकल गया। तो अपना शेड्यूल, जो प्रॉपर आप शेड्यूल बना रहे हैं पढ़ाई का, उसको इतना फोकस रखिए कि मतलब आपके पास जो सोशल मीडिया पे जाने का समय बहुत कम बचे। सोशल मीडिया को एज ए अपने आपको पॉजिटिव बनाने के लिए यूज़ करें, ना कि अपने आप को उस पर मनोरंजन करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। देखिए मनोरंजन सबसे बढ़िया साधन हमारी किताबें ही हैं। किताबों से आप जितना लगाव रखेंगे, किताबें ही एक ऐसी हैं जो कभी धोखा नहीं देंगी। किताबों का मतलब ज्ञान है, जो आपका जो विद्या है आपको कभी धोखा नहीं देती है। बाकी सारे नाते रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन विद्या ही आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी, बुद्धि आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आप जितना नॉलेज इकट्ठा कर पाएँ, जितना नॉलेज इकट्ठा कैसे होगा, जब आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो आप जो है अपने समय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ना वेस्ट करें, किसी के पीछे ना वेस्ट करें। तो देखिए जो हमारी अवस्था है, जो आपने अभी पढ़ा ही होगा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था हम क्रॉस कर चुके हैं, हम किशोरावस्था से कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो किशोरावस्था में कुछ लोग हैं भी। तो इस अवस्था में आपने ये भी पढ़ा है कि स्टैनले हॉल ने कहा कि ये उथल पुथल की अवस्था है, तनावग्रस्त अवस्था है। तो कुछ लोग बोलते हैं तो देखिए बुरा भी लगता है बातों का, तो उसको अपने वे में लीजिए, उन्हें बुरा भला ना कहिए। आप जो देखिए, हम दुनिया से नहीं लड़ सकते, ठीक है, सबसे हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप देखिए आप सबको सुधार नहीं सकते, हाँ अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने आप में खुश रहें। अपनी खुशी को किसी दूसरे में ना ढूंढें, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढें। अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, और जितना आपका, वही बनने बताया ना कि जब खाली जो दिमाग होता है वही शैतान का घर होता है, वही उल्टा सीधा काम करवाता है। तो जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपका दिमाग जो है कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं, आप अपने पढ़ाई में फोकस रहेंगे। और अपने आप को आप एक दिन करके देखिए, सुबह उठिए और जो है सुबह उठ के थोड़ा सा घूमिए टहलिए फ्रेश एयर में, थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा सा करिए। इसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार मंत्र के साथ जो योगा किया जाता है वो करिए। इतना करने के बाद आप अपने आप को इतना फ्रेश महसूस करेंगे ना कि आपका पूरा दिन का शेड्यूल जो इतना अच्छा जाएगा, अपने आप को इतना ताज़ा महसूस करेंगे। और ये करें। इसके बाद जो है शाम को, जैसे आप मान लीजिए कुछ लोग कॉलेज जाते होंगे, तो कॉलेज अगर जा रहे हैं, कॉलेज से वापस आ रहे हैं, तो तुरंत आप देखिए तुरंत पढ़ने तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि भाई बॉडी जो है, बॉडी को रिलैक्स भी चाहिए। देखिए जो बॉडी आपके 24 घंटा साथ है, उसको भी कुछ रिलैक्स की ज़रूरत है, और कुछ उस पर आपका कर्तव्य है कुछ उसके साथ करने का। तो कर्तव्य आपका यही है कि आप उसको एक्सरसाइज के माध्यम से थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि पढ़ते वक्त थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा विराम। तो आप जैसे कॉलेज, मान लीजिए कॉलेज आप 10 से 4 हैं, कॉलेज से आप लौटे, थोड़ा सा आप रेस्ट करें, थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा लेटें। 1-2 घंटा लेटने के बाद आप जब उठेंगे फिर से फ्रेश महसूस करेंगे। इसके बाद मुंह हाथ धुल के फिर से आप पढ़ाई को दें टाइम। फिर अगर खाना वगैरह खा लेते हैं, खाना खा के फिर से
आधे घंटे 1 घंटा रेस्ट करके फिर से आप पढ़ाई को दो। तो देखिए ये सबका शेड्यूल अपना अलग अलग होता है, कौन कैसे पढ़ता है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी को दोपहर में पढ़ना पसंद है, तो कैसे कौन पढ़ता है ये सबका अलग अलग होता है। तो किसी को हम देख के नहीं कह सकते कि हम भी रात में पढ़ें या हम भी दिन में पढ़ें। ये आप अपने आप को डिसाइड करिए कि आप सबसे फ्रेश महसूस कब करते हैं, उसी समय अपने आप को शेड्यूल अपना बनाइए और उसी समय पढ़ाई करिए। दूसरी चीज़ मैंने वही बोला कि आप जो है प्रॉपर फोकस रखिए। देखिए इस समय जो है मैंने देखा है कि जो मल्टीमीडिया हमारी है, जो मीडिया हमारी सोशल मीडिया है, उस पर ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि हम अगर, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा अक्सर हो जाता है कभी कभी कि अगर उस पर आप जाइए, जैसे आप इंस्टा चला रहे हैं, इंस्टा पे आप अगर रील देखना चालू किए तो कब आपका 2-2.5 घंटा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो कोशिश करिए यही कि इंस्टा से दूर रहिए, कोशिश करिए फेसबुक से दूर करिए और कोशिश करिए यूट्यूब से दूर रहिए। देखिए आप अपने, वही मैंने बोला, बार बार बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई पे फोकस करिए। कभी कभी होता है कि मेरे साथ कभी कभी अक्सर खुद हो जाता है कि होता क्या है कि आप जैसे यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं तो होता है पढ़ाई करते करते आप अदर चीज़ें देखते रहते हैं। तो कोशिश करिए दिमाग को अपने जो है अदर चीज़ों पे भटके ना, अपने शेड्यूल को इतना टाइट रखिए कि वो भटकने ही ना पाए उसी। और क्योंकि जब देखिए शेड्यूल टाइट रहेगा तो उसको पता है कि अगर हम आज ये नहीं पढ़ पाएंगे, आज ये नहीं कर पाएंगे तो हमारा छूट जाएगा। ठीक है, अपने आप को जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसको लिख के रखिए कि हाँ इतना हमें आज पढ़ना है तो पढ़ना है, अगले दिन नहीं कि हाँ इसको नेक्स्ट दिन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट दिन के चक्कर में ही सारा गड़बड़ी होती है, ये आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट दिन हम कर लेंगे और नेक्स्ट दिन के चक्कर में फिर नेक्स्ट दिन वाला छूट जाता है। ऐसे छूटता रहता है, हमारा कोर्स जो होता है बढ़ता रहता है। जैसे आपके विद्यालय में कुछ भी पढ़ाया गया, आपके कॉलेज में कुछ भी पढ़ाया गया तो उसको वहाँ से पढ़ के आते हैं, तो जब शाम को मैं बोला ना कि सो के जब आप उठते हैं तो उसको उसी दिन रिवीजन करें एक बार। अगर आपके पास और टाइम मिलता है तो आप सुबह भी रिवीजन कर लें तो और अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो पढ़ाया गया कॉलेज में उसको शाम को अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं आप, तो कहीं ना कहीं जो है आपके दिमाग में अगर 30% वहाँ पर बैठा था तो 70% अब वो बढ़ जाएगा। तो आप दोबारा 1 हफ्ते के अंदर अगर उसको देख लिए तो आपको कंठस्थ हो जाता है। तो ऐसे करिए और जो है अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। और बुक, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में अपने आप को मानिए पहुंच गए हैं तो बुक जो है ले लीजिए और पढ़ाई करिए बुक के माध्यम से। जो टीचर्स वहाँ पढ़ाती हैं उसको कंपेयर करिए, आके रूम पे पढ़िए, कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ के जाइए आगे का। अगर देखिए कोई सिलेबस जैसे मान लीजिए मृदा चैप्टर अगर आपका साइंस में चल रहा है या कोशिका चल रहा है, तो आप कोशिका को अगर एडवांस में थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं और टीचर्स वहाँ पे जब पढ़ाते हैं तो आपको और फ़ायदा करेगा। आपके दिमाग में जो आप क्योंकि पढ़े के गए होंगे, आपके दिमाग में तमाम क्वेश्चंस उठेंगे, आप टीचर से पूछ पाएंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, देखिए क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि सेल, अगर कोई जो है सेल जो टॉपिक्स होती है वो 10th में आती है। अगर कोई 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ा है तो वो नहीं समझ पाता है। तो उसका तरीका यही है कि आप अगर सेल का टॉपिक चल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा बैक में पहले से ही पढ़ के जाएंगे, तो जब वहाँ टीचर समझाएंगे या पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर आएगा समझ में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसका भी टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा आप पहले से एडवांस में पढ़ के जाएंगे तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा और पढ़ने में के साथ साथ आपको समझ में भी आएगा। आप टीचर से जो है प्रश्नोत्तर विधि जो आप शिक्षण अधिगम में पढ़ें वो कर पाएंगे। ठीक है, और शिक्षण का सबसे बढ़िया विधि आप जानते हैं जो सुकरात जी ने प्रश्नोत्तर विधि दिया वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। उसमें छात्र सक्रिय होते हैं। तो जब तक अभी आप ही अपने आप को सक्रिय नहीं बना पा रहे तो टीचर जब आप बनेंगे तो आप अपने बच्चों से प्रश्नोत्तर विधि कैसे अपना पाएंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि से आप अपने आप को मतलब टीचर्स के समक्ष रखें कि हाँ, टीचर्स को भी लगे हाँ बच्चा पढ़ के आया तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे रखें। ऐसे आप हर सब्जेक्ट में करें, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सामाजिक अध्ययन हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ, आप सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ के अगर एडवांस में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो भी टीचर्स अगले दिन पढ़ाने वाले हैं, तो आपको विश्वास मानिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप एक बार करके देखिए इसको। चलिए ठीक है, तो कुल मिला जुला के यही बात करनी थी आपसे। मैं सोचा थोड़ा सा रूबरू हूँ, आपसे कुछ मैं बता पाऊँ। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।